गुड आफ्टरनून। आज हम बात जैसे कल कल लेक्चर में आपने देखा था कि हमने ब्रिटिश इरा को डिस्कस किया था टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर लाइफ। आज उसी डिस्कशन को पार्ट टू को हम आगे बढ़ाते हुए राइट्स को पार्ट टू में हम आज क्या देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को जो हमने कल डिस्कस किया था। जैसे हमने देखा था कि ब्रिटिश इरा में काफ़ी सारे राइट्स हमें, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी हमें अलाउ नहीं किए जाते थे। उसके हमने काफ़ी सारे इवेंट्स डिस्कस किए थे और आई होप कि आपने वो इवेंट्स मॉडर्न इंडिया की परस्पेक्टिव से खुद से भी देखे हैं। तो वो इवेंट जो हमने डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था इंडिगो रिवोल्ट, हमने डिस्कस किया था चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी प्रपोज्ड बाय दादा भाई नारोजी, जो उन्होंने एक बुक लिखा था। क्या था उनका पब्लिकेशन? सोचो, याद आया? इट वॉज पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो हमने उसमें देखा क्या, कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि वो जो राइट्स थे वो हमें डिनाई किए जा रहे थे। तो फंडामेंटल राइट तो छोड़िए, जो ह्यूमैनिटी के लिए बेसिक राइट्स थे वो भी हमें डिनाई कर दिए गए ब्रिटिश इरा में। देयरफॉर जब हम आज़ाद हुए तो हमने देखा हमें क्या ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की, और वो भी हमें कौन दे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कल के लेक्चर में देखा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी किए हुए राइट्स किस तरह से सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको राइट इन रिटर्न एज अ फंडामेंटल राइट ना मिले, डेमोक्रेसी बेशक आपका एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आती हो, इंस्टीट्यूशन चाहे, जैसे हमने कल के लेक्चर परसों के लेक्चर में देखा था कि 3 इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके राइट्स को वोलेट करे कौन? आपका स्टेट। ऐसे में वो डेमोक्रेसी की विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकती। आज उसी डिस्कशन को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं और उस डिस्कशन में हम देखते हैं, ये पहले कोट देखते हैं। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज अ चैलेंज टू देयर ह्यूमैनिटी। क्या कह रहा है ये? लोगों को ह्यूमन राइट्स डिनाई करना, इट इज अ चैलेंज टू देयर ह्यूमैनिटी। ये नेल्सन मैंडेला जी का कोट है। वो क्या कह रहा है कि आप लोगों को ह्यूमन राइट्स डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को ही चैलेंज कर रहा है, वेरी ह्यूमैनिटी। आप याद कीजिए नेल्सन मंडेला जी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था एक लेक्चर में, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब काफ़ी सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली, लाइक इंडिया को मिला, तो इंडिया से क्या चले गए? अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज नॉट अ केस। इन साउथ अफ्रीका गुड नंबर ऑफ ब्रिटिश पीपल और वाइट स्किन पीपल दे स्टेट बैक। और जब उन्होंने वहां रखा तो वो माइनॉरिटी में थे, और जो मेजोरिटी किसकी थी? मेजोरिटी वॉज ऑफ ब्लैक पीपल, जो ओरिजिनल ब्लैक थे या जो कलर्ड पीपल थे, जो एज अ इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, इस एरिया से जो लोग वहां गए थे। तो ये आपको ध्यान होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में 2 बार बात कर चुके हैं। तो ऐसे में उसी बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं? साउथ अफ्रीका में दोस्तों एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश डोमिनेट करते थे, वो गवर्नमेंट रूल कर रही थी, और वो जो वहां के ओरिजिनल पीपल थे, ब्लैक्स थे, कलर्ड पीपल थे, उनके अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करती थी। चाहे वो पब्लिक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उसका एक्सेस हो, चाहे बस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे रेल थी आपकी। हमने देखा भी था गांधी जी का वो एपिसोड, हम गांधी मूवी में भी देखते हैं, और गांधी जी की जीवनी से भी हमें पता लगता है कि कैसे उन्हें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं गांधी जी की हिस्ट्री से। तो बेसिकली उसी बैकग्राउंड को आगे चलते हुए देश आज़ाद होने के बाद ये उनकी डिमांड थी कि सभी तरह की डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। बट होता क्या है, 1990s तक हम देखते हैं अपार्थाइड मूवमेंट, देखते हैं कि रंग भेद नीति, वो रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन योर स्किन कलर, वो वहां चल रहा था। तो उसी बैकग्राउंड में ये लिखते हैं, मंडेला जी लिखते हैं कि टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इट इज अ चैलेंज टू देयर ह्यूमैनिटी। तो चैलेंज टू देयर वेरी ह्यूमैनिटी। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी ऐसे आपको मिले, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसी, जो साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट चल रहा था, साउथ अफ्रीका का जो मूवमेंट था अपार्थाइड मूवमेंट, आप उसी से ही स्टार्ट करें। आप मंडेला जी का भी जिक्र करें, क्योंकि जब ये इस तरह का कोट आपके पेपर में आएगा तो वहां ध्यान नहीं होगा कि कोट कहा किसने। अगर आपको ध्यान रहे तो आप मंडेला जी का जिक्र करें, अदरवाइज
कोई बात नहीं, बट अगर आप उस मोमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि आप फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे कि वहां क्या था कि ह्यूमन राइट्स ही नहीं थे, ह्यूमन राइट्स ही नहीं थे ब्लैक और ओरिजिनल और कलर्ड पीपल के लिए। तो वो क्या था, वहां ह्यूमैनिटी बार बार क्या हो रहा था, ह्यूमिलिएट हो रहा था। तो आपको ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी शायद मर्द, अगर मैं ठीक हूं तो, मेरे पैदा होने से पहले की मूवी है। तो आप लोगों की मेजोरिटी ऑफ यू की, ज्यादातर लोग, आप भी पैदा नहीं होंगे जब ये मूवी आई थी। उसमें एक डायलॉग था, डायलॉग नहीं था, एक वहां उस मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ ब्रिटिश लोगों के क्लब थे, क्लब हाउसेस थे। तो उन क्लब हाउसेस के बाहर क्या लिखा हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इससे क्या होता है, आप बेसिकली आप ह्यूमन राइट नहीं, आप ह्यूमैनिटी को ही क्या कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी को ही ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जब इस तरह की बात लिखते हैं। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। डॉग्स आप लिख भी सकते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो ये क्या दिखाता है अपने आप में, उनकी एक मेंटेलिटी, नैरो मेंटेलिटी, तो उसको दिखाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने राइट टू इक्वालिटी देख लिया था, आज हम इस कोट के बाद में राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम देखेंगे, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये देखेंगे हम, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया हमारा, अब अबोलिश हो गया है, ये पहले था अब नहीं है, इट इज नाउ अबोलिश्ड। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट रिट पावर रखता है आर्टिकल 13(2) में। और इन द एंड हम क्या देखेंगे दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एनसीईआरटी में अलग से एक फोटो दिया हुआ है, बट आज के लेक्चर में हम ये इंश्योर करेंगे, हम उस फोटो में यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी कम ही मुझे दिखाई दी, तो मैं इन डिटेल यूपीएससी परस्पेक्टिव से इसे डिस्कस करूंगा आज, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और फिर हम एक प्रीलिम का क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मेंस का क्वेश्चन। ये देखिए 2022 में आया है। ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि इस टॉपिक को आपको अप्रोच कैसे करना है, किसे, फंडामेंटल राइट्स को। तो देखिए, द राइट्स ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, द राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट। तो देखिए, अब देखिए कहां से यूपीएससी चला था और कहां यूपीएससी आ गया है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि हमें आर्टिकल 19 बस याद करना है प्रीलिम्स के लिए। अब आपके माइंड में उस आर्टिकल की एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, उसके बारे में आपके माइंड में एक कॉग्निटिव एनालिसिस भी आपके माइंड में हो, कि आप ये सोच पाए कि क्यों ऐसा लिखा गया है, वाई दीज, बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। क्यों जरूरी है कि उन राइट्स को हम एब्सोल्यूट रखें, ना रखें। ये सोचने वाली बात है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट राइट कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। जैसे आर्टिकल 17 आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। दूसरा 24, तो 17, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 वो क्या है, आपके फंडामेंटल, वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट हैं। आपका आर्टिकल, ये सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आर्टिकल है कौन सा, फिर इसके ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ में आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको आज लेक्चर में पता लग जाएगी। तो पहले हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि आर्टिकल 19 है क्या, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट फॉर आर्टिकल 19 डिस्कशन। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि सभी सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, शैल हैव राइट्स। वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1) क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद देखिए, जब आपको फ्रीडम है स्पीच का तो पीसफुल आप असेंबली कर पाए। मैं इसको पहले आपको बता देता हूं, फिर आपको एक फ्लो में भी बताऊंगा। तो पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, तो आप इकट्ठा हो सकते हैं बट आप हथियार नहीं रख सकते किसी भी तरह का, तो ये है। फिर उसके बाद में आप इकट्ठा होने के बाद में नेक्स्ट है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। और बाद में हम देखते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई जा सकती हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपकी बनाई जा सकती हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी लिस्ट में आता है दोस्तों? हमने एचसीएस प्रीलिम्स की जो लास्ट वीडियो है उसमें देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ये आपको याद रखना है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो इसे भूलना मत। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सी लिस्ट का है ये सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद में एसोसिएशन के बाद में आप थ्रू आउट इंडिया फ्रीली आप मूव कर सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यू कैन रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आया? आप कहीं भी रिजाइड सेटल कर सकते हैं, कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो ये वो 6 राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 में सिटीजन्स को मिले हुए हैं। अब आपको ध्यान रहे, चलो मैं बाद में बताऊंगा, एक मैंने क्रैश कोर्स में एक फॉर्मूला दिया था, अगर आप लोग उसे रिकॉल कर पाए, ओपीएस, इसको मैंने कहा था ये इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, ये आता है आपका 15th अल्फाबेट है इंग्लिश का, ये आपका 16th है, ये आपका 19th है। ये दोस्तों वो राइट हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। तो जब मैंने एचसीएस के वहां आपको करवाया था तो एक निमोनिक दिया था, आप इसे याद रखें, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। और आप ये माने या तो कोई आप या कोई आपसे एसोसिएटेड कोई व्यक्ति जिसकी आप इमेज अपने माइंड में कैरी कर सकते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़ा है या पढ़ी है, तो आप देखिए, अगर आप लड़के हैं तो आप किसी लड़की का मानिए, आपको जो इन्फ्लुएंस करती है कि ये तो भाई हाई फाई है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़ी है। आप लड़की हैं तो किसी लड़के के लिए मानिए, और आप ऐसा भी मान सकती हैं ये कौन सा ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़ा है जो मैं इसको भाव दूं। तो एनी हाउ आपको एक माइंड में ओपीएस बिठा सकते हैं आप, अगर आपको वैसे याद है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट एग्जाम टाइम में इस तरह के लॉजिक काफी काम करते हैं क्योंकि वहाँ माइंड काफी प्रेशर में रहता है, स्पेशली कब, जब 1 घंटा बीत जाता है, लास्ट 1 घंटे में जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो माइंड पे काफी प्रेशर आ जाता है। ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और गुड नंबर ऑफ पीपल से मैंने बात भी की है, तो सभी के साथ ऐसी ही सिचुएशन रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, अब इसको आप एज ए स्टोरी सुनिए। देखिए, पहले हम स्पीच चाहेंगे कि हमें बोलने का हक मिले, जब बोलने का हक मिल गया तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर हम एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। कैसे तो काम नहीं चलेगा, हमने सोशल मीडिया पे बोले, फिर हमको लगा कि यार हमें इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, पीसफुल असेंबली होंगी। फिर उसके बाद में जब हमारी असेंबली होगी तो हमें लगेगा कोई यूनियन बना ले, कोई एसोसिएशन बना ले, क्योंकि हम सभी वो लोग हैं जिनकी डिमांड सेम है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें लगेगा कि हमारी एसोसिएशन तो बन गई। अब सपोज कीजिए आप मुंबई में हैं और आपकी गवर्नमेंट चलती है दिल्ली से, आप चेन्नई में हैं, आपकी चलती है दिल्ली से, या किसी और भी सिटी में, चंडीगढ़ में है, जयपुर में है, लखनऊ में है, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे कि हम दिल्ली चलते हैं, दिल्ली से डिमांड करते हैं, जंतर मंतर पे हम क्या करेंगे, धरना देंगे। तो आप वहां चाहते हैं या कहीं और चाहते हैं, तो आप ये राइट मांगेंगे एसोसिएशन बनने के बाद कि हमें फ्रीली मूव करने दिया जाए। जब आप फ्रीली मूव किए तो आप जब दिल्ली में आए तो आपको लगा कि यार यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। आप जब एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाकी मैंने शहरों के नाम लिए हैं, दे आर वेरी मच अर्बन, और काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव में मुझे ये लगते हैं वो शहर बेहतर हैं किससे, दिल्ली से, दिल्ली से। बट एनी हाउ, अगर आपको लगता है कि वहाँ के कंपैरिजन में दिल्ली में, या दिल्ली के कंपैरिजन में कहीं और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो आप वहाँ जाकर रिजाइड एंड सेटल कर सकते हैं। अब आप जब वहाँ सेटल हुए तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, आप सेटल होंगे तो वहाँ कोई भीख थोड़ी ना मांगेंगे, या कोई आपका बाप अदानी अंबानी थोड़ी ना जो आपको पैसा भेजता रहेगा दबा। तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप कोई और बैंकिंग में या किसी और सेक्टर में अपना हुनर रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोफेशन वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इन ब्रीफ, ऐसे में आपको वो फ्लो भी याद रहेगा कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ये ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा, सी में कौन सा आएगा, और ये 6 के 6 जो राइट्स हैं आपको, ये भी आपको ध्यान रहे हैं। और ध्यान रखना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लाइड है। देखिए, प्रेस को आपको फ्रीडम है लिखने का, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही आता है। आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो यहीं से आता है, तो आप ध्यान रखना इसे। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, क्वेश्चन में था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। स्पेशली ये बात कर रहा है 19(1) क्लोज ए का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। क्यों लगाई जा सकती हैं? देखिए, आपके अपने देश की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद सम कंट्री, जैसे हम देखते हैं कि सपोज कीजिए इंडिया और रशिया दे आर गुड फ्रेंड्स, और ऐसे में कुछ लोग किसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे आके क्या करने लगे, रशिया को क्रिटिसाइज करने लगे, तो अगर गवर्नमेंट एक लेवल तक तो टॉलरेट करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि हमारे डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट पे ग्रेटर जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं उनके ऊपर इसका कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, तो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। इसी तरह पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप देखते हैं काफ़ी बार आपकी पोस्ट हटा दी जाती है। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, काफ़ी सारी मूवीज़ में जो प्रोटेस्ट होता है, लाइक पद्मावत में हमने देखा था, काफ़ी बड़े स्केल पे वॉयलेंस हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया से हटा दी जाती हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। डिसेंसी और मॉरलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए मॉरलिटी डिसेंसी को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देन इज डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहे इन प्रोविजंस में। दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि हाँ, जरूरी भी है। जो आपके राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। अब देखिए, ये जो 6 राइट्स हैं जो गारंटी हमने देखा था आर्टिकल 19 में, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन देयर इज अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, इन्हीं दो कंडीशन में ये 6 राइट सस्पेंड हो सकते हैं। दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में इमरजेंसी प्रोविजन देखे थे, कल नहीं परसों के लेक्चर में इमरजेंसी प्रोविजन देखे थे, कौन से, एचसीएस क्रैश कोर्स में। अगर आपको वो इमरजेंसी प्रोविजन, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखने हैं, तो आप उस क्रैश कोर्स में जाकर वो पॉइंट्स देख सकते हैं, बड़े रेलेवेंट हैं। और एग्जाम के लिए जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जो पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए सारे पॉइंट्स वहाँ इंक्लूड किए हैं। तो आर्टिकल 352 में हमने डिस्कस किया था, 352 में, 352 में वी डिस्कस द नेशनल इमरजेंसी। और इस नेशनल इमरजेंसी में दोस्तों हम क्या देखते हैं, 3 ग्राउंड होते हैं, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन, एक वॉर, और तीसरा रहता है दोस्तों आर्म्ड रेबेलियन। ये 3 ही ग्राउंड होते हैं, चौथा कोई ग्राउंड नहीं होता। इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इंटरनल उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही ग्राउंड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए कोई ग्राउंड नहीं है हमारा, आई रिपीट, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए कोई ग्राउंड नहीं है आर्टिकल 352 को इम्पोज करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी बताता है। तो ये क्या करेंगे, जो 6 राइट, फंडामेंटल राइट से कब सस्पेंड होंगे आपके, जब या तो वॉर हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए। बट अगर इन केस क्या है कि आर्म्ड रेबेलियन हुआ है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने रेबेलियन किया है, तो आप ये 19 के जो 6 राइट है, इन्हें आप वॉयलेट नहीं कर सकते, इनको आप क्रश नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल यही बात कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आपने ले लिया होगा, इसका ले लें। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही दिखाते हैं, ये आपके राइट टू फ्रीडम कहलाते हैं। जैसे हमने कल देखा था दोस्तों, आर्टिकल 14 से 18 तक वो आपके राइट टू इक्वालिटी दिखाते हैं। हमने वो टेबल भी देखी थी जो 6 फंडामेंटल राइट्स थे, तो अब मुझे वो रिकॉल करने की जरूरत नहीं। आई होप आपने कल का लेक्चर बड़े अच्छे से देखा है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 19 हम देख चुके हैं, अब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 हम देखते हैं, हमने एक्सिस क्रैश कोर्स में भी बोला था, मैंने क्या बताया था आपको कि आर्टिकल 20 और 21 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखिए, ये जो मैं कल भी बताया था मैंने, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। एनसीईआरटी में आपको बेसिक, इन आर्टिकल्स में क्या होगा वो बेसिक चीज़ें दी हैं, बट वहाँ से मुझे लगता है कि डिमांड को इफेक्टिवली समझने के लिए, एग्जाम की डिमांड को, यूपीएससी की डिमांड को मीट करने के लिए हमें चीज़ें विद आर्टिकल, विद प्रोविजन अच्छे से पता हो, तभी आप जो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इस वीडियो को इतना प्यार करते हैं, इतने लोग इसे वॉच करते हैं, तभी आपकी ही इंटरेस्ट में मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज वो मेरे लिए बड़ा सिंपल था, मैं एक लेक्चर में करके भी इसे जा सकता था, मुझे 2 लेक्चर की जरूरत भी नहीं थी। तो आर्टिकल 20 क्या बताता है, 20 और 21,
ये वो राइट्स हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जिन्हें आप नेशनल इमरजेंसी के समय भी वॉयलेट नहीं कर सकते। तो याद रखना 20 और 21, ठीक है। तो आप इसे 2021 भी याद रख सकते हैं, 2021 ईयर, या आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आपने कोई ऑफेंस किया है, उसकी कन्विक्शन अगर हो रही है तो उसमें कुछ आपको प्रोटेक्शन मिली है। क्या प्रोटेक्शन है? पहला तो ये कहता है कि आपने जब अपराध किया, आपने नहीं, किसी भी व्यक्ति ने, जिसने भी जब अपराध किया है, तो उसे क्या होगा, उस दिन जो भी लो रहे, उस लो में मान लीजिए उसे 6 महीने की सजा है, अब 10,000 का फाइन है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी लो ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जिससे उसका टेन्योर को आप चेंज कर दें, उसकी पनिशमेंट को आप चेंज कर दें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये यही कह रहा है, ठीक है। तो किसी भी लो को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगा सकते, तो ये पहली बात है। दूसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए आप एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते, तो दैट इज अ केस। और थर्ड क्या कह रहा है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही केस में गवाह बना दिया, उसे पीट पीट कर आपने ये बता दिया कि आपको कोर्ट में गवाही देनी है कि यह अपराध मैंने ही किया था। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी, आपकी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बताए, ये प्रूव करे, जब चार्जशीट फाइल करे कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया था और उसके ये हमारे पास एविडेंसेस और साक्ष्य हैं। तो इट इज नोट कि आप उसी व्यक्ति को कहोगे कि आप अपने केस में आप खुद गवाही दें अपना, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं आर्टिकल 20 में। अब आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। देखिए, आर्टिकल 21 आपका बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों को प्रोटेक्ट करना है। और कहने में तो ये सिंपल है, बड़ा आसान है, बट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये याद रहे, ये राइट वो राइट है जो सबसे ज्यादा इन्फर्ड राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार उसे इन्फर करता है। और इन्फर्ड राइट का मतलब होता है कि ये वो राइट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए कुछ सारे प्रोविजन, राइट टू लाइफ लिख दिया, पर्सनल लिबर्टी लिख दिया, बट काफी सारी चीजें जो राइट टू लाइफ से रिलेटेड हैं वो एक्सप्लिसिटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसे क्या करते हैं, जुडिशरी बार बार इस आर्टिकल को, इस प्रोविजन को रेफर करते हुए काफी सारी चीजों को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका राइट टू हेल्थ है, आपका राइट टू लाइवलीहुड है, आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, आपका राइट टू शेल्टर है, आपका राइट टू प्रिवेसी है, आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट है, राइट टू गो अब्रोड है। ये सभी इन्फर्ड राइट हैं, ये सभी इन्फर्ड राइट हैं। ये आर्टिकल अलग अलग जजमेंट्स में आर्टिकल 21 से सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने इन्हें लिंक करते हुए निकाला है। और ये काफी लंबी लिस्ट है, ये बढ़ती ही रहती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में है। अच्छा, सेकंड ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के लिए डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो लिखा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये वो प्रिंसिपल है जिसपे हमारे यहाँ जुडिशरी काम करती है, हमारी जुडिशरी इसी पे काम करती है। एडिशनल बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि क्लासेस में एडिशनल मिल रहा है और अच्छे से आपको यूपीएससी आप अप्रोच कर पा रहे हैं, तो प्लीज गिव थम्स अप, लाइक और शेयर कीजिए। और मैं ऐसा आपको प्रॉमिस करता हूं, जब हमारा ये एनसीईआरटी का जो डिस्कशंस है ये खत्म होंगे, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे कि उसके बाद में आपको पॉलिटी इन इटसेल्फ वो बड़ा हलवा लगेगा, बड़ा इजी लगने वाला है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो और चीजें जैसे मैं बता रहा हूं, हमेशा जब भी मैं आपके कोई भी टॉपिक पे अटैक करता हूं, तो मैं सीधा अटैक यूपीएससी की डिमांड पे मैं चाहता हूं कि वहां हो। साथ में मैं हमेशा ये चाहता हूं आपका दिमाग खुला रहे, आप उस लाइन पे सोच पाए जिस लाइन पे यूपीएससी क्वेश्चन डालती है। अगर आपको हम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ फीड कर देंगे, तो देखिए, सर्कस का शेर वेल ट्रेन तो हो सकता है, पर वो शेर शेर रहता नहीं है। फिर यूपीएससी आपको एज अ शेर आपको एक्सेप्ट करना चाहती है, आप एज ऐसे टाइगर या टाइग्रेस बने कि फिर वो यूपीएससी की डिमांड को खुद से समझ पाए। तो इसलिए आपका माइंड खुला रहे, चीजें आप उसी पर्सपेक्टिव में समझे।
जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपको बस ये करा दिया जाएगा और सब कुछ उसी में से आएगा, तो यार इस तरह की एडवाइस को यू शुड ऑलवेज टेक इट विद अ नॉट पिंच ऑफ सॉल्ट बट अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। एक अपना पास एक बकेट रखिए, उसमें नमक रखिए काफी सारा, और जैसे आपको ऐसी बातें मिले तो फांका मारते रहिए, खाते रहिए नमक, ताकि आपको ये एहसास रहे कि सामने वाला कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिसे आपको बिलीव नहीं करना। ये आपकी मेहनत ही है जो आपको कामयाब करेगी। चलिए बैक टू द टॉपिक। ये जुडिशरी में हमने क्या देखा है कि वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से काम करती है, और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहां से उठाया है? जापान से। ये हम बातें जब हमने क्रैश कोर्स में वेरियस सोर्सेज देखे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस समय भी हमने ये बात की थी जापान से। आपका रिवीजन हो इसलिए मैंने पॉइंट दोबारा उठाया, और किसी को पूरी लिस्ट देखनी है तो आप वहीं उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21A, ये देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 2002 में आया। तो इसमें क्या है? ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो व्यक्ति 6 साल से 14 साल का है, जो बच्चा 6 से 14 साल का है, उसको राइट दिया हमने फ्री मिले और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब एक तो फ्री मिले और कंपलसरी हो, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो पाए, ओवरऑल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारी पॉवर्टी के इशू हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, जो इनइक्वालिटी है हमारे, वो सारा का सारा कहां से खत्म होगा। उसका जो मूल मंत्र है वो ये रहेगा कि आपको राइट टू एजुकेशन हो। तो राइट टू एजुकेशन आपको कहां मिलता है दोस्तों? आर्टिकल 21 से ही निकलता है। और राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में। ये चीजें भी आपको पता हो, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये यहीं से निकलता है। तो उसमें ईयर याद रहे, 6 से 6 से लेके 14 है। ये आप गलती ना करें, 4 से 16 नहीं है, ये 6 से 14 है। तो ये आपका वो एज है जहां आपको क्या मिले? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये 21 कहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने इसका ना लिया हो तो इसका भी ले सकता है। अब आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए तो ऐसे में अगर अरेस्ट कर लिया जाए या प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसे पुलिस पकड़ ले तो उसके पास क्या राइट होंगे? आर्टिकल 22 कहता है आपका। हम फ्रीडम की ही बात कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम। यह आखिरी आर्टिकल है जो राइट टू फ्रीडम में डील करता है। तो 22(1) क्या कहता है? देखिए, जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है आप उसे डिनाई नहीं कर सकते राइट टू डिफेंड। राइट टू डिफेंड क्या होता है कि आप किसी अपने वकील से कंसल्ट करेंगे, तो राइट टू डिफेंड या राइट टू कंसल्ट किसी भी व्यक्ति से, किसी लीगल प्रैक्टिशनर से, वो आपकी चॉइस में रहेगा। तो आप मूवीज में देखते हैं, काफी सारी वेब सीरीज में देखते हैं, एक व्यक्ति जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो बाकी लोगों से तो उसे नहीं मिलने दिया जाता, फिर उसका एक एडवोकेट जाता है और उसके एडवोकेट के साथ उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि फैमिली मेंबर को तो क्या पता अलाउ करें या ना करें, पर ये जो लीगल प्रैक्टिशनर है ये जाएगा तो उसके साथ वो फैमिली मेंबर दो बात अपनी भी कराता है। बता तो दो तुमने अपराध किया क्यों था, वाई डिड यू किल हर। तो इस तरह की बातें हम मूवी से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, वेब सीरीज से। तो ये आर्टिकल 21(1) कहता है। उसके बाद में जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है, 22(2) क्या कहता है? जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है उसे 24 आवर्स में आपको वहां मजिस्ट्रेट के यहाँ उसे प्रेजेंट करना होगा, पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के पास। और ऐसे में जब आप उसे 24 आवर की कंडीशन है, इसमें आपको क्या नहीं इंक्लूड करना दोस्तों? आपको वहां क्या नहीं इंक्लूड करना? जर्नी टाइम। आप जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखें। अच्छा, अगर आपको उससे ज्यादा टाइम के लिए आप उसे डिटेन करते हैं, पकड़ते हैं, तो ऐसे में आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन की जरूरत पड़ती है। और हम क्या देखते हैं, काफी बार गवर्नमेंट क्या करती है, जब क्रिमिनल्स को उठाती है और उन्हें पता है कि फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, तो उन्हें जब 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ रही होती है कोर्ट वगैरह की, उससे जस्ट पहले उठाती हैं। जैसे शनिवार को उठा लिया, अब संडे को कोर्ट बंद रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वो छुट्टियां उसमें इंक्लूड नहीं होंगी, तो वो आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो दैट इज अ केस। वो भी हम मूवीज वगैरह में काफी बार देख लेते हैं, और वो रियल लाइफ में भी पुलिस ऐसा हमारा करती है, ठीक है। बट इसे हम लिखेंगे नहीं, वो लिखने के लिए तो हमें लॉजिकल तो वही है कि वो 24 आवर्स का ही प्रोटेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें राइट दिए हुए हैं ना क्लोज 1 में और क्लोज 2 में, इनमें से कोई भी राइट आपको क्या नहीं करेगा?
आपका जो एनिमी एलियन है या आपने किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप 3 महीने तक रख सकते हैं। एनिमी एलियन को आपने पकड़ लिया, किसी पाकिस्तान से कोई बंदा इन्फिल्ट्रेशन करके भारत में आता है और वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है और इंडिया को पता लगा तो उसको हमने धर लिया, उसको पकड़ लिया। तो अब ऐसे में उसे ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में उसको राइट टू मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाएगा, उसे राइट टू डिफेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वहां नहीं होता। और ये तो फिर भी काफी कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी कम हम एक तरह से उसको टॉर्चर कर रहे हैं। आप कल का एग्जाम्पल रिकॉल कीजिए, हमने अमेरिका में क्या देखा, जो 26/11 के प्रिजनर, 26/11 का जो अटैक, सॉरी 9/11 का जो अटैक होता है, 9/11 का जो अटैक होता है, कहाँ उसका जैसे एक हम बड़ा वो एग्जाम्पल देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो उसकी एवज में 600 लोग उठाए, याद कीजिए कल का लेक्चर, 600 लोग उठाए किसने, अंग्रेजों ने, सॉरी अमेरिका ने, अलग अलग कंट्रीज से। और उनकी कंट्रीज को बिना बताए उन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो भी उन्होंने, इवन जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट होता है उससे भी बुरा ट्रीटमेंट किया। तो उसके कंपैरिजन में तो काफी कम है। और काफी कम मैं क्यों कहता हूं, तो आप इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन एनिमी एलियंस को ये दोनों राइट आप नहीं देंगे। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है, 24(4), अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, ठीक है, तभी आप उसका डिटेंशन जो है वो एक्सटेंड करवा पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। देखिए वहां भी हम उनका ध्यान रखते हैं। आप याद करें 26/11 के अटैक्स भारत में, जो मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तान से लोग आए थे बाय सी रूट, अगर आपको याद हो, जो कसाब पकड़ा गया था उसे भी हमने राइट टू डिफेंड दिया था, उसका भी वकील इंडिया से ही किसी व्यक्ति ने उसका केस लड़ा था। तो दैट इज अ केस। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है दोस्त, अगर सो गए ना तो किसकी कसम दूं तो मैं, उस व्यक्ति की जिसके मीठे मीठे सपने आते हैं, या किसी और की दूं, या बिना कसम दिए ही जग जाओगे, जग जाओ यार, ठीक है, जगो, जागो मोहन प्यारे हैं, जगो। देखिए आर्टिकल 23 क्या डील करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ट्रैफिकिंग जो होती है, मानव तस्करी जिसको हम बोलते हैं, ये इसको हमें प्रोहिबिट करना है, एक फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना है। इन दोनों चीजों को कौन डिमांड कर रहा है, आर्टिकल 23 कर रहा है। 23 क्या कह रहा है, चाहे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहें या फोर्स लेबर कहें, फोर्स लेबर में एक आपका बैगिंग भी आता है, आपको याद रखना है, बैगिंग जो है वो भी फोर्स लेबर में ही आता है। ये आपके वोलेटेड हैं, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर में ऐसा कोई भी संलिप्तता उसकी पाई जाती है, इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट आप लीगल पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। लीगल पेनल्टीज उस व्यक्ति को फेस करनी ही पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 में। वो एक्सेप्शन क्या कहती हैं, अगर पब्लिक पर्पस के लिए, अगर स्टेट चाहे, पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट चाहे तो वो फिर ये सर्विसेज फोर्स कर सकती हैं। देख, स्टेट कैन एनफोर्स, ठीक है, स्टेट कैन एनफोर्स दिस फोर्स सर्विस। ये ऐसा कई बार हो जाता है। मैंने आप प्रीवियस रिकॉल कीजिए जब मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह की सिचुएशन कई बार आ जाती है, कोई नेशनल ऐसा डिजास्टर हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डिजास्टर हुआ है, यू एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम द एरिया दे पार्टिसिपेट, दे हेल्प स्टेट इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस। या कोई और इवेंचुअलिटी ऐसी आ जाए, मान लीजिए कोई महामारी आ जाए, प्लेग आ जाए, तो अगर ऐसा स्टेट राइट रिजर्व करता है कि पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, सेल्फ पर्पज के लिए नहीं, पब्लिक पर्पज के लिए वो क्या कर सकते हैं, फोर्स लेबर एनफोर्स किया जा सकता है। बट जब ऐसा काम किया जा रहा है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि स्टेट रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। तो देखिए जो बच्चे 14 साल से छोटी एज के हैं उन्हें कि कहीं माइंस में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जैसे आपका जैसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हुई,
वो हजार्डस है, ठीक है। रेड होल माइनिंग, आप रिकॉल कीजिए वो एपिसोड असम में, जब रेड होल माइनिंग में काफ़ी सारे बच्चों ने अपना जान दे दिया, जब उसमें से बीच में से कहीं से पानी लीकेज हो गया आ गया, ठीक है, तो उनकी बॉडी भी शायद रिकवर नहीं हो पाई थी, या हुई थी तो बड़ी बाद में हुई थी, दे ऑल वर डेड। तो आप हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट हो, आप फैक्ट्री हो या माइंस हो, वहाँ बच्चों को नहीं लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये एज उनकी होनी चाहिए 14 से कम, ये आर्टिकल 24। तो ये दोनों आर्टिकल क्या थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट, तो आप इसे याद रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, देखिए राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 25 इज नथिंग बट वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है आपको। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है, आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनना है। आप अंदर की आवाज को सुनते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भगवान को फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो किसी गॉड को फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना फॉलो करें। जैसे हिंदुइज्म में हमारे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तब भी आप हिंदू हैं, नहीं करते तब भी आप हिंदू हैं। तो ये आपकी कंसाइंस पे है, आप अल्लाह को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, या आप वाहिगुरु को मानते हैं, तो इट इज ऑल अप टू यू। या आप किसी जैन मुनि को मानते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। फिर उसका फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ योर रिलीजन, ये आर्टिकल 25 आपको आज़ादी देता है। फिर आर्टिकल 26, देखिए ये मैनेज रिलीजियस अफेयर का फ्रीडम करता है। जो रिलीजियस अफेयर्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे उसका फ्रीडम देता है। जैसे मान लीजिए कोई आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे आपने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंदा का, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कोई और आप बड़ा कोई ऐसा फंक्शन, रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि वो आपको फ्रीडम आर्टिकल 26 में मिलता है। तो 26A क्या कहता है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, जैसे मैंने बताया रामकृष्ण मिशन, ठीक है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन है। आप अपना मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। दूसरा, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। देखिए जो ये बनेंगे ट्रस्ट वगैरह बनेंगे तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी तो होल्ड करते हैं, तो वो राइट यहाँ सी में आता है। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 आपका वो फ्रीडम है जिसमें आपको फ्रीडम है टू पे द टैक्सेस। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्सेस पे कर सकते हैं, उन्हें चंदा दे सकते हैं, बट द फैक्ट जो एक इंपॉर्टेंट है कि स्टेट आपके ऊपर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इंपोज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर के लिए आप पे किसी तरह के टैक्सेस इंपोज नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट प्रमोट नहीं कर सकता चाहे तो भी, ठीक है। तो नो सच प्रोविजन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का या जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपको पता ही है। तो मेरे कम बोलने के साथ साथ आप इसे ज़्यादा समझे थोड़ा। आर्टिकल 28, देखिए मैंने परसों कहा था शायद, हाँ परसों के लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मैंने वहाँ क्या क्या नाम लिया था, मैंने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और फिर मैंने नाम लिया नरेंद्र मोदी, नमो। आप एक अपनी अप्रोच को बैलेंस रखेंगे, आप फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप किसी एक व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज देम अक्रॉस द पार्टी लाइन। आप बीजेपी का भी पकड़े, आप कांग्रेस को भी पकड़े, कहीं अगर आपको कमी आप में लगती है तो आपको भी ना बख्शें, ताकि आपकी इंक्लिनेशन, एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए, अब पॉलिटिकल, उसका कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए, वही आपके आंसर में दिखना जरूरी है। आपको एग्जामिनर को ये लगे कि ये बुरी चीज कांग्रेस में तो वहां भी देख रहा है, बीजेपी में तो वहां भी देख रहा है, आप में तो वहां भी देख रहा है, किसी और पार्टी में तो वो भी देख रहा है, तो वो बैलेंस आपके आंसर में दिखना चाहिए, ताकि आप, कई बार हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं बीजेपी के बारे में लिख देते हैं, हमें अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। सपोज कीजिए एग्जामिनर आपका न्यूट्रल है, तो वो अनड्यू की बजाय आपको कहीं और ही ले जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार हो जाता है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो बुद्धा ने क्या कहा है, मिडिल पाथ फॉलो, ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ। तो एक्सट्रीम्स पे हमें नहीं जाना, एक मिड पाथ में रहना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है।
तो ये बुद्धिज्म की फिलोसफी है, आप कहीं अगर यूज करना चाहें तो। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां आपको क्या फ्रीडम दिया गया है? अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे अब ये 3 प्रोविजन है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, अगर स्टेट फंडिंग से ही कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो वहां तो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल से आप देखिए कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं आपके एरिया में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है या स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, वहाँ ऐसा कोई नहीं होता कि आप मंदिर में आप ले जाएंगे किसी आप गुरुद्वारे में ले जाएंगे और सुबह की प्रेयर आप वहाँ कराएंगे। वो स्टेट फंडिंग में वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो इसमें लिखा गया है ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? अगर वो स्टेट सिर्फ यहाँ क्या था, फंड कर रहा था। ठीक है, यहाँ स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया एजुकेशन है, बट कोई एक एंडोमेंट या ट्रस्ट चला रही है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसे एक ट्रस्ट रन करती थी, तो वो बेसिकली वो स्कूल हमें क्या करता था, हर ट्यूसडे को कहाँ लेके जाता था दोस्तों? मंदिर में लेके जाता था, हनुमान चालीसा का पाठ करवाता था, क्योंकि उसे ट्रस्ट रन कर रही थी और वो ट्रस्ट का नेचर भी ऐसा ही था। तो इस तरह से, और वो ट्रस्ट मैं वैसे बता दूं वो आरएसएस से एसोसिएटेड एक ट्रस्ट थी, तो आप समझ सकते हैं कि हमें मंगलवार को वो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करवाया गया या करवाया जाता था, आज भी करवाया जाता है वहाँ। तो वो आज़ादी उन्हें है, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ एडमिनिस्टर किया जा रहा है, फंडिंग उसे नहीं मिल रही, वो इसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप इसे रियल एग्जाम्पल से मैंने इसको आपको समझाया। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट कोई इंस्टीट्यूशन है और रिसीविंग एड्स आउट ऑफ स्टेट फंड, अगर स्टेट से उसे फंड मिल रहा है या स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज किया, ऊपर था एडमिनिस्ट्रेड, यह है रिकॉग्नाइज। अगर रिकॉग्नाइज्ड है या फंड मिल रहा है, उसे एड मिल रहा है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति के ऊपर भी वो स्कूल फोर्स नहीं कर सकता कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप ज्वाइन करें। वो उस व्यक्ति के लिए वॉलंटरी रहेगा, उसका मन करे तो वो जाए, उसका मन करे तो ना जाए। जैसे मेरा एक फ्रेंड होता था, वो ये बताता था कि उनका इसी तरह का स्कूल था, तो जब इस तरह की जब अरेंजमेंट होती थी, ही वॉज मुस्लिम, मेरे इंजीनियरिंग के समय मुझे मिला था वो, तो वो ये बताता था कि उसे फ्रीडम रहता था। क्या फ्रीडम रहता था? कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन में जाया जाए या ना जाया जाए, तो वो कभी भी नहीं अटेंड करता था उन इंस्ट्रक्शंस को। तो आप इसे याद रखें। ठीक है। अगर वो व्यक्ति माइनर है, अगर छोटा बच्चा है, तो फिर उसके जो गार्जियन है या उसके पेरेंट्स हैं, उनसे वो कंसेंट लेना पड़ेगा। तो विदाउट कंसेंट आप फोर्स नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। माइनर के केस में क्या होगा? उसके पेरेंट्स या गार्जियन। अब कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये बेसिकली उन लोगों माइनॉरिटीज के लिए हैं। दीज राइट दे बिलोंग टू माइनॉरिटीज। और किस लिए दिया गया है? ताकि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए। सो दिस इज द बेसिक नीड। अच्छा, उसके बाद में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं कोई भी सिटीजन्स, देखिए कंडीशन है सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। उसकी अपनी अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसे राइट है उन्हें कंजर्व करने का। ही एंजॉयज राइट टू कंजर्व द सेम। अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट को वो कंजर्व कर सकता है, उसे हमने ऐसा फंडामेंटल राइट दिया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट कौन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, या स्टेट से एड्स ले रहा है। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या जो भी स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड स्कूल में आप जाते हैं, तो आपको रिलीजन, रेस, सेक्ट, एथनिसिटीज, इन बेसिस पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये 29 में ही है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना आर्टिकल 30 से। देखिए, आर्टिकल 30 भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ही बात करता है। आर्टिकल 30 क्या बात करता है कि माइनॉरिटीज जो हैं, 2 तरह की माइनॉरिटी बताता है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी वैसे डिफाइन नहीं करता, ये ध्यान रखना। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, बस उसने बताया कि एक रिलीजियस है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उन्हें राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, 29(2) में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बट 29(2) का क्या है? 29(2) ये कह रहा है कि स्टेट
के द्वारा मैनेज किए जा रहे या स्टेट के द्वारा एड्स रिसीव कर रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और यहाँ माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए चला सकती है। बट इस तरह से बनाया हुआ कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% रखेंगे, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो यही है। देखिए दोबारा आ भी गया, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एड मिल जाए स्टेट से तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 देखिए 31 हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि 31 आप रिकॉल कीजिए हमने क्या कहा था, अबोलिश हो चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब वो क्या रह गया हमारा, केवल लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। कल के लेक्चर में हमने ये देखा भी था। आर्टिकल 32 क्या कहता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल्स को राइट को एनफोर्स करने के लिए कुछ रिट्स इशू कर सकता है। वो हैबियस कॉर्पस हो सकती है, मैंडेमस हो सकती है, प्रोहिबिशन हो सकता है, स्टैट्यूटरी हो सकता है, क्यों वारंटो हो सकता है। तो अब इन्हें हम देखते हैं पांचों को। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लेना है तो। देखिए रिट्स, सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है दोस्तों टू हैव द बॉडी, मतलब आप उस व्यक्ति को बुलाइए, टू हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति को आपने पकड़ा है, स्टेट के द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा पकड़ा है, उस व्यक्ति को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट। आप उसे डिटेन नहीं कर सकते फॉर अ वेरी लॉन्ग। ये स्टेट के अगेंस्ट भी किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। स्टेट का तो आपको समझ में आया होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल समझिए कि आप एक मनी लेंडर हैं। मैं नहीं आपसे उम्मीद करता कि आप मनी लेंडर हैं, बट मैंने मान लिया कि आप मनी लेंडर हैं इनफॉर्मल, आप साहूकार टाइप के आदमी हैं। किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया, वो किसी किसान ने लिया, उसका एग्रीकल्चर जो सीजन की जो फसल था वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ पुअर मानसून। अब वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे पा रहा, आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, तो वो जो पकड़ने वाला आपका क्या हुआ, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपको क्या नहीं कर सकता, इस तरह से होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और लोकस स्टैंडी का मतलब होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति का केस है, जिससे वो संबंध रखता है केस, वो व्यक्ति खुद ही केस अपना फाइल कर रहा है, खुद ही केस फाइल कर रहा है। यहाँ लोकस स्टैंडी नो का मतलब है कि उसे खुद फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। क्योंकि आप समझिए, आप स्पिरिट को समझिए, अगर कोई व्यक्ति पकड़ ही लिया गया, किसी ने डिटेन ही कर लिया, उसे इलीगल डिटेन कर लिया, तो वो कोर्ट में या किसी भी तरह की ग्रीवेंस रिड्रेसल को सीख कैसे करेगा, तो उसके बिहाफ पे उसके किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड को ही जाना पड़ेगा। तो ये हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस, मैंडेमस क्या कहता है, मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी ऑर्डर और वी कमांड। हम ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं। क्या कमांड या ऑर्डर होते हैं दोस्तों, कमांड होता है, ये बेसिकली इश्यू होता है अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट। पब्लिक अथॉरिटी जैसे मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस हैं, कोई ऑफिसर हैं, वो भी अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, या और कोई इंस्टीट्यूशन किसी डिपार्टमेंट के हेड वगैरह हैं, तो वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। या इंफीरियर कोर्ट, नीचे के लेवल पे कोर्ट्स पे, किस लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आप मैंडेमस इशू करते हैं। ध्यान रहे, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। और लोकस स्टैंडी यस है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति है क्वेश्चन में, उसको खुद को ही अप्रोच करना पड़ेगा ग्रीवेंस के लिए, ठीक है। तो लोकस स्टैंडी यहाँ क्या है, यस है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, टू फॉरबिड। बेसिकली हम क्या करते हैं, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स को, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उन्हें हम ट्राइब्यूनल कहते हैं। देखिए क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है आधी जुडिशियल। क्यों हम ट्राइब्यूनल को क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि उसके आधे मेंबर ना एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से आते हैं और आधे मेंबर जुडिशियल से आते हैं। तो पर्पस ये रहता है लीगैलिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों मेंटेन रहे। लीगैलिटी, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो ज्यादातर मैटर डील करती है वो टेक्निकल नेचर के मैटर होते हैं, तो उसमें जुडिशरी इनकॉम्पिटेंट होती है एक इफेक्टिव जस्टिस डिलीवर करने का। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि आधे मेंबर कहां से आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो उसकी लीगैलिटी प्रोटेक्ट करे, जो भी उसके मटेरियल फैक्ट हैं, और सॉरी ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्ट करें, और जो जुडिशरी है उसका लीगैलिटी देखे। तो दैट इज अ केस। तो इस तरह की जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उन्हें हम ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो इसके ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट या लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हम प्रोहिबिशन कहां देखते हैं, हायर कोर्ट्स इशू करते हैं, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आपका हाई कोर्ट हो। ऐसे में ये इशू करके फॉरबिड, ये क्या कहते हैं, जिसके भी अगेंस्ट इशू किया उसको कहा कि भैया तुम अपनी औकात से बाहर जाके काम कर रहे हो, आप अपनी ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड चले गए हो, तो ऐसे में आप
को कोई राइट ही नहीं है, आप अपनी ज्यूरिडिक्शन से, अपनी पावर से एक्सेस में जा रहे हैं, तो आपको कोई राइट नहीं है, तो हम उसे क्या कर देंगे, उस व्यक्ति को उस केस में प्रिवेंट कर देंगे कि आप इस केस में इंटरवीन नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोहिबिशन बताया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भी लोकस स्टैंडी यस रहेगा, मतलब जो व्यक्ति खुद इन्वॉल्व है केस में उसे खुद को ही अप्रोच करना पड़ेगा जुडिशरी को। सर्टियोरी, देखिए इसमें क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म करना है, मतलब किसे इन्फॉर्म करना है, एक हायर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म करना है कि भैया पहले केस में क्या देखा प्रोहिबिशन में, उसमें केस चल रहा था, इसमें क्या है कि केस डिलीवर, जजमेंट डिलीवर हो चुकी है, अब बाद में जुडिशरी क्या देख रही है कि उस व्यक्ति ने अपनी एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, अपनी औकात से बाहर जाकर, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई फैसला किया है, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो अब क्योंकि वो फैसला डिलीवर कर चुके हैं, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, अब उसे सिंपल क्या कर सकती है, उसके ऑर्डर को क्वैश कर सकती है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्म करेगी कि आपका ऑर्डर अब क्वैश हो चुका है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का। देखिए प्रोहिबिशन हमने देखा, पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंटिव, प्रोहिबिशन आपकी प्रिवेंटिव नेचर की क्योंकि केस अभी चल रहा है, और सर्टियोरी क्या है आपका क्यूरेटिव नेचर का, क्यूरेटिव नेचर का मतलब अभी केस हो चुका है, अब तो सिंपल आप उसका क्योर ही कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो आपका प्रोहिबिशन है वो योगा की तरह है, योगा आपको क्या करती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, आपको डिजीज से बचाती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रोहिबिशन आपका योगा की तरह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव है, और सर्टियोरी क्या है कि जब आपको फीवर हो गया, आपको कोविड हो गया, तो आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, तो क्यूरेटिव ही है, ये क्योर करती है, मेडिसिन भी तो आपको क्योर करती है ना, तो सी से सी और पी से पी, तो सिंपल सा शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था ये जो टू बी इन्फॉर्म सर्टियोरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी लग सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई इस तरह का डिसीजन ले ले जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, उसने अपनी ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड जाके किया है, तो उनके इशू किए ऑर्डर्स को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, और यहां भी लोकस स्टैंडी यस है, क्योंकि उसी एग्रीव्ड व्यक्ति को ही अप्रोच करना पड़ेगा। क्यू वारंटो बड़ा सिंपल है, क्यू वारंटो में बेसिकली हम उस व्यक्ति की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि आप ये ऑफिस होल्ड करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए ड्यूली क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि लोकस स्टैंडी हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं एग्रीव्ड हूं बट मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है, आप अवेयर्ड हैं, आप फिर इस चीज को क्वेश्चन करें क्यू वारंटो कि जो मुझे मेरे इशू जो उस व्यक्ति ने सुने हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, वो मुझे नॉलेज नहीं थी, आपको नॉलेज है, तो आप क्यू वारंटो यूज करके उसके अथॉरिटी के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए इसके साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बाद में हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये काफ़ी रेलेवेंट है यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए, ये पूछा भी जा चुका है, मेंस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया 10 या 15 नंबर का ह्यूमन राइट्स पे, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैं उसी स्पिरिट में बता रहा हूँ कि वहाँ का भी ना छूटे कुछ, और आपका क्वेश्चन की डिमांड भी आप डायरेक्ट मीट कर पाओ, क्योंकि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है यूपीएससी को कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, और एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि वो पढ़ तो 9वीं 10वीं आ रहे हैं और बच्चे का दिमाग ऐसा हो कि वो कहीं हायर स्टडीज़ में मतलब जैसा डील करते हैं वैसा, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहती है 10वीं बोल के ऐसा काटा जाता है बच्चों का जैसा सी सेट में कटता है, कैट लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी वी हैव टाइम, तो हम अपने आप को उसी स्पिरिट में अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन का जो पर्पज रहता है वो आपकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल की, ध्यान रखना है किसी ग्रुप या सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो ये मैं स्टार कर देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्री में आ जाए तो इट इज इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी को ये प्रोटेक्ट करता है। ये स्टैब्लिश कब हुआ, 1993 में एक एक्ट आता है, 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके तहत ये 12 अक्टूबर को स्टैब्लिश होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसके साथ हम देखते हैं स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसमें 2 बार अमेंडमेंट हुई है, तो ये भी आपको याद रहे, एक 2006 में हुआ, 2006 में,
सेकेंड अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट, वो 2019 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है आपको, ये जो ह्यूमन राइट्स काम कैसे करता है, ये पेरिस प्रिंसिपल है। बहुत बार यूपीएससी में पूछा जाता है कि ये फलाना प्रिंसिपल, ये ढिमकाना प्रिंसिपल, ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो पेरिस प्रिंसिपल, देखिए सीओपी 15 भी हुआ था। सीओपी 15 किसके रिलेटेड था? एनवायरमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, इसको पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं, वो क्लाइमेट से रिलेटेड था। ये पेरिस प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। तो इस पेरिस प्रिंसिपल में कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स डिस्कस किए गए थे, जो हमने क्या किए हैं, इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने उन्हें प्रमोट करने की, प्रोटेक्ट करने की इच्छा जाहिर की है। तो दैट इज पेरिस प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसका कंपोजिशन कैसा होता है? इसमें एक तो इसका चेयरमैन होता है, 5 इसके मेंबर होते हैं। 1 चेयरमैन, 5 मेंबर और 7 डीम्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 5, 1 और 7। ठीक है, उसके बाद में इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं इसका या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज। या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, याद रखना। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ लिस्ट में नहीं है, गलती मत कर देना, दिमाग को खोल के रखो। ठीक है, कई बार कह दिया, वरना लंका लगते देर नहीं लगती। देखिए, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, इसका अपॉइंटमेंट कितना होता है? 3 साल, टर्म 3 साल का रहेगा। रिटायरमेंट एज 70 है, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वो व्यक्ति टाटा बाय बाय। ठीक है, अब इसे एक कमेटी चुनती है, इन मेंबर्स को कमेटी चुनती है। उस कमेटी में 6 लोग होते हैं। आपके प्रधानमंत्री होते हैं, आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन नहीं होते। कौन कौन मैंने बताए? प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, चौथा एक यूनियन मिनिस्टर होगा, यूनियन होम मिनिस्टर, सॉरी, गृह मंत्री होंगे, जैसे आज के दिन हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर, उसके अलावा 2 लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप देख सकते हैं 4 लोग तो किसी हैं रूलिंग पार्टी के, और 2 अपोजिशन के। वैसे में आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि जब ये मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा, ये इम्पार्शियली काम करेंगे? सोच के देखो कैसा हो पाएगा। ठीक है, जो 2000, चलो उसका हम जिक्र नहीं करते। ठीक है, बाकी 2002 में क्या हुआ था, कहाँ वायलेंस हुए थे, आप देख सकते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फॉर टर्म्स ऑफ 3 ईयर, ये हम बात कर चुके हैं। रोल और फंक्शंस क्या है? देखिए, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। इस कोर्ट की पावर है सिविल कोर्ट ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। ठीक है, ये अपने आप में इनकी पावर को भी दिखाता है, लिमिट को भी दिखाता है। अभी कोई क्रिमिनल पावर नहीं है, अगर क्रिमिनल पावर होती तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बट ये सिविल कोर्ट की पावर है। ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट की जो फोर्सेज हैं उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की सर्विस ले सकते हैं किन केसेज में जहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। तो ये अपने आप में रोल और फंक्शंस भी है, प्लस एक क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, उसके बावजूद इनके पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही नहीं है। अगर इनके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी है ही नहीं, तो ये लोग जिनको वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों या सेंटर के हों, वो उनके अकाउंटेबल ही नहीं होंगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से आप काम लेते हैं और वो आपको अकाउंटेबल नहीं है, तो आप कभी भी उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा दी हुई ड्यूटी को। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये किसी भी मैटर को 1 साल के अंदर अंदर इनके पास पावर रहती है उसे ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए देखने के लिए, उसको इंटरवीन करने के लिए, उसे इंस्पेक्ट करने के लिए 1 साल का रहता है। फिर वो अपने आप में इशू है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना मैटर हो जाए, सपोज कीजिए आई एम अ पुअर पर्सन फ्रॉम सम रूरल कम्युनिटी और मुझे पता ही नहीं है इस तरह की कोई इशू है, इस तरह की कोई एजेंसी है, जो संस्था है जो इस तरह के ह्यूमन राइट का वो प्रोटेक्शन करती है। अब सपोज कीजिए 1 साल पहले मेरे अगेंस्ट कोई इश्यूज हुए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, अब 1 साल के बाद में मुझे पता लगा, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? देयर इज नो रेस्क्यू। ठीक है, फंक्शन दे प्राइमरी रिकमेंडरी नेचर के हैं। देखिए, हम अगेन ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं, दे आर ऑफ, जो मतलब सजेशन देते हैं, वो सजेशन आपकी रिकमेंडेशन जो है इनकी,
वो रिकमेंडरी नेचर है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है कि स्टेट माने तो माने, रिकमेंडेशन दे दी, एक तरह से सुझाव दे दिया, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो मानती है या नहीं मानती। तो ये भी अपने आप में तो इसमें मैंने दोनों चीजें डील कर दी। ठीक है, एक इशू ये हम डिस्कस कर चुके, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, अगर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट का वोलेशन होता है तो वहां भी ह्यूमन राइट कमीशन के पास कोई पावर नहीं है। सेकंड, अगर वोलेशन कोई प्राइवेट पार्टी के द्वारा किया जाए, अगर स्टेट के द्वारा किया जा रहा है वोलेशन तो देयर आर राइट्स, अगर किसी प्राइवेट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है देयर इज नो राइट। ठीक है, तो ये आपको याद रहे। फिर फॉर्मर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। दत्तू साहब ने क्या कहा कि जो NHRC है वो टूथलेस टाइगर है। जब ये चेयरमैन थे ह्यूमन राइट कमीशन के तभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और ये इसका लोगो है दोस्तों, लिखता है सर्वे भवन्तु सुखिना। इसका मतलब क्या है, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हैप्पी। ठीक है, तो इनफैक्ट ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये कोट आप अपने ऐसे में, GS4 में, एथिक्स में अगर कहीं यूज करेंगे तो ये वो चीजें हैं जो मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं यूज करते। अगर आप कहीं, जैसे एग्जांपल के लिए हेल्थ का टॉपिक आया था आपका ऐसे में, अगर आप हेल्थ पे आ जाए, एजुकेशन पे आ जाए, तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर आप किसी को सोशली एम्पावर करेंगे, एजुकेशनली एम्पावर करेंगे, हेल्थ से एम्पावर करेंगे, तो इससे क्या लीड करेगा, इट विल लीड टू सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। तो आप इस तरह की कोट को यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, और आज के क्वेश्चन से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद में बड़ा सिंपल प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रिवेसी जजमेंट के से रिलेटेड है, तो आप इसे खुद से अटेम्प्ट करें। तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन है, मैंने काफी बार क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपको करना आज के लेक्चर से निकलेगा। अब देखिए, टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। तो इट इज ऑन यू पीपल टू डिसाइड कि टाइम आप वर्स तरीके से यूज कर रहे हैं या प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग इट प्रोडक्टिवली, विल मीट सेम टाइम नेक्स्ट क्लास। Bye bye. Thank you.